हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री सुंदरम आईएएस एकेडमी। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में आगे चलते हैं और आगे देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ में हम लोग जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ रहे थे, उसमें आज के हमारे थिंकर हैं जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में डिस्कस शुरू करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हों तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जयप्रकाश नारायण के बैकग्राउंड और उन परिस्थितियों के बारे में समझेंगे जिसमें उन्होंने काम किया। जैसा कि हमारी किसी भी थिंकर की सीरीज में हम सबसे पहले यही रखते हैं कि उसके समय की परिस्थितियां क्या थी, वह किस समय पर काम कर रहे थे और किसके समकालीन थे। ठीक है, तो यहां पर हम जयप्रकाश नारायण को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण का बर्थ 1902 में हुआ और उनकी डेथ 1979 में हुई। ठीक, he was born on 11th of October and died on 8th of October। तो उनका जो कार्यकाल था वो 20वीं शताब्दी का प्रारंभ था। 20वीं शताब्दी के ऑलमोस्ट पूरे के पूरे सेक्शन में उन्होंने काम किया 20वीं शताब्दी के में। तो हम इसको समझते हैं जयप्रकाश नारायण को कि जयप्रकाश नारायण उस समय जब थे तो देश में परिस्थितियां कैसी थी। देखिए, हम पहले भी कुछ थिंकर को पढ़ चुके हैं, तो उसमें देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जब पैदा हुए तो उस देश में राष्ट्रवादी माहौल अपने चरम पर था। जैसा कि 1902 के बाद से ही या 1901 के बाद से ही पूरे बंगाल में, पंजाब के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में राष्ट्रवादी जो वातावरण था वो अपने चरम पर पहुंच चुका था। और इसी के बाद राष्ट्रवादियों का, क्रांतिकारियों का पहला चरण प्रारंभ होता है 1905 के आसपास। जयप्रकाश नारायण जब बड़े हो रहे थे तो उस समय भारत की राजनीति में, जब वो समझदार होते जा रहे थे, तो भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा था। 1915 में महात्मा गांधी ने वापस आकर के साउथ अफ्रीका से यहाँ पर वापस आकर के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को ज्वाइन किया और भारत के आंदोलन को एक दिशा मिली और एक प्लेटफॉर्म मिला, एक वैचारिक संकेंद्रण हुआ जहाँ से उस आंदोलन को शुरू हुआ। और जब जैसे ही 1920 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया, तो 1920 में उनका पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन से प्रारंभ किया। और ये असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, इसी असहयोग आंदोलन में 1921 में जयप्रकाश नारायण ने अपनी भागीदारी महात्मा गांधी के साथ प्रारंभ की। महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर जयप्रकाश नारायण ने 1921 में भारत छोड़ो वो असहयोग आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया। और इसी के ठीक एक वर्ष बाद 1922 में वे अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर चले गए और उसी समय उनका विवाह भी हुआ, प्रभावती से हुआ, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए यूएस चले गए। जब वे यूएस में रहे तो वे लगभग 1922 से लेकर के 1930 तक रहे। 8-9 साल उन्होंने लगभग वहाँ पर बिताए और उसी दौरान वे मार्क्सवादी विचारों के संपर्क में सबसे पहले आए। ये वही समय था जब उन पर मार्क्सवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। और जैसे ही वो भारत में वापस आते हैं, मार्क्सवादी विचार आप समझते हैं अच्छे से कि हम पहले भी समझ चुके हैं कि ये मार्क्सवादी विचार वो थे जो भारत में समाजवादियों के लिए एक आधार तैयार कर रहे थे। एक नई विचारधारा का उदय मार्क्स के द्वारा किया गया, जिसमें पूंजीवाद का विरोध, राष्ट्रवाद जैसी चीज़ों को नकारा गया, धर्म जैसी चीज़ों को पीछे छोड़ा गया। लेकिन भारत जैसे देश में इन धार्मिक चीज़ों को पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर ऑल सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट पीपल्स टू सर्वाइव इन इंडियन सिनेरियो ऑफ दैट टाइम। अगर हम उस समय की बात करेंगे तो भारत के उन वातावरण में मार्क्सवादियों का घोर विरोध होता था और मार्क्सवादी भी उतना ही तीव्र विरोध करते थे राष्ट्रवादियों का। इसीलिए भारत में रहते वो मार्क्सवाद से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए, बल्कि जब वो उनको वहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ पर मार्क्सवादी विचारों के साथ खूब संपर्क हुआ और उसी संपर्क के दौरान वे मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए और मार्क्सवाद से प्रभावित हो गए। 1930 में जब वे भारत लौटे तो वो महात्मा गांधी उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कर रहे थे।
सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडेंस, इसके बारे में बात कर रहे थे महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद वहां पर जाते हैं और भारत में सविनय अवज्ञा के विचार का खूब प्रचार करते हैं जेपी। लेकिन जेपी जब लौटे थे और गए थे उसमें बहुत अंतर था जयप्रकाश नारायण। उनमें अंतर यह था कि जेपी जब गए थे तो यहां से घोर गांधीवादी बन के गए थे, लेकिन जब वो वहां से लौट रहे हैं तो वो घोर, देखिए 1921 में वे गांधीवाद से प्रभावित हैं और जब वापस आते हैं 1930 में तब वे मार्क्सवाद से प्रभावित। तो गांधीवाद के बाद वे मार्क्सवाद से प्रभावित हो गए और मार्क्सवाद और गांधीवाद इन दोनों को समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जहां गांधीवाद साधन एवं साध दोनों को पवित्र मानता है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि वो कहते थे कि गलत साधनों से सही लक्ष्य प्राप्त करके भी आप सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सही लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वो कहते थे कि साधन और साध्य दोनों पवित्र हो। मार्क्सवाद का साध्य बहुत अच्छा था, जहां वो बराबरी और समानता की बात करते थे, बराबरी और समानता की बातें करते थे। लेकिन वो जो कहते थे कि साधन हमको कोई भी अपना सकते हैं, तो मार्क्सवाद का जो साधन था वो थोड़ा सा उग्र था और कहीं कहीं हिंसक था जब वो साम्यवाद की ओर मुड़ जाते हैं तब। तो यहाँ एक बड़ा आइडियोलॉजी में डिफरेंस देखने को मिलता है कि गांधीवाद ये कहता है कि साध्य और साधन दोनों ही पवित्र होना चाहिए। अपवित्र साधनों से पवित्र लक्ष्यों की प्राप्ति अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए लाभकारी नहीं होगी। और इसका प्रमाण महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने इसका प्रमाण असहयोग आंदोलन में दिया था। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, अभी हम थोड़ा सा इसको समझ रहे हैं, जब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ 1 अगस्त को, तो जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ उस आंदोलन के बाद 5 फरवरी को 1922 में एक घटना घटती है, चोरी चोरा की घटना घटती है। और उस घटना में क्या होता है कि कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने के आसपास आग लगा दी गई और उसमें बहुत सारे पुलिस वालों की जान चली गई। ये जान चली गई चूंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन अपने मूल्यों पर शुरू किया था और उनके मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण विचार क्या था? अहिंसा था। अहिंसा का जो विचार था वो सबसे मूल में भरा हुआ था। और इसी विचार के कारण से एक बड़ा मूल अवधारणा ये हुई कि महात्मा गांधी को लगा कि जब ये घटना होती है तो हम लोग अहिंसा से हिंसा की ओर मुड़ गए और इसलिए महात्मा गांधी ने ये घोषणा की। उसके बाद जयपुर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था वहाँ महात्मा गांधी ने 14 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी को ये सब हुआ है, एक घोषणा कर दी कि मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ क्योंकि ये आंदोलन अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। ये वो समय था कि जब आंदोलन लगभग हमारे देश में प्रचलित हो रहा था, खूब पॉपुलर हो रहा था। इसके कारण ही महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से कुछ लोग नाराज हुए। उनमें सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे प्रमुख नेता भी थे, जिन्होंने ये कहा कि चोरी चोरा एक छोटी सी घटना है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के देवरिया में हुई है। इसके लिए पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है पैन इंडिया, उस आंदोलन को क्यों बंद किया जाए। और महात्मा गांधी का ये डिसीजन अच्छा डिसीजन नहीं है क्योंकि उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी को बहुत माना जाता था। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का साथ दिया और ये आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया। अगर आप इतिहास से जोड़ पाए तो इसी घटना के बाद इन लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी।
एक स्वराज पार्टी बनाई थी, है ना। तो ये इतिहास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। तो गांधी की आइडियोलॉजी कैसी है, जो बराबरी की बात करती है, लेकिन बराबरी करने के लिए किसी हिंसा का सहारा नहीं लेगी। उसको ऐसे आदर्शों से प्राप्त करना है कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा है वो खुद ही सब में बराबर बराबर बांट ले, उसको हम छीनेंगे किसी से नहीं। यही उनका उद्देश्य था। जबकि मार्क्सवाद इसके ठीक अपोजिट काम करता है। मार्क्सवाद रेडिकल है, मार्क्सवाद उग्र है, और वो कहता है कि हमको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, बराबरी लानी है, चाहे हमको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। अगर हमको हिंसा भी करनी पड़ेगी तो हम हिंसा भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये किसका कहना था, मार्क्सवादियों को। तो जब जेपी वापस आते हैं तो मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित होते हैं, और मार्क्सवाद से प्रभावित होते हैं। और इधर क्या होता है, जब वो 1934 में जब यहाँ पर पहुँचते हैं 1930 में, तो वो ये पाते हैं कि उस समय तक कांग्रेस पूर्णतः महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित है। और चूंकि वो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, तो उनको लगता था कि मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों एक साथ तो खड़े नहीं हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि कांग्रेस में ही, जैसे ये कांग्रेस है, आईएनसी, ये कांग्रेस है, तो इस कांग्रेस में ही उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के ऐसे लोगों को चुना जो समाजवाद की ओर झुके हुए थे। ऐसे लोगों को चुना और कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाई, कांग्रेस का समाजवादी दल। ये कांग्रेस से अलग नहीं हुए, कांग्रेस का समाजवादी दल उन्होंने बनाया। क्योंकि अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज को सीख करके आता है तो वह उसके देखने का, सोचने का नजरिया भी बदल जाता है। तो जयप्रकाश नारायण जब वहां से वापस लौटे तो उनके देखने, सोचने, पढ़ने का ये सारे नजरिए बदल चुके थे। तो उन्होंने भारत में ही समाजवाद की जड़ें जमाने की कोशिश की। और उस समय भारत में समाजवाद, इससे पहले समाजवाद भारत में 1925 में मानवेंद्र नाथ एम.एन. रॉय लेके भी आ गए थे, और वो नेशनल कॉमिंटर्न में भाग लेते थे, जैसा कि मैंने बताया था कि। और उनकी किताबें उन्होंने बहुत पढ़ी। एम.एन. रॉय के कांटेक्ट में जेपी आए और उनसे और मार्क्स से ही प्रभावित हुए वो। और उनको लगता था कि ये देश के लोगों के लिए भला करने का सबसे अच्छा तरीका है। बस उन्होंने उस पर नहीं सोचा कि यह काम करने का जो तरीका है वो तरीका मार्क्सवादी नहीं होना चाहिए, प्योर मार्क्सवादी तरीका अच्छा नहीं होता है। तो उन्होंने कांग्रेस के अंदर साम्यवादी दल की स्थापना की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस का एक सम्मेलन ऐसा है, एकमात्र फैजाबाद, जो गांव में हुआ। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन है जो गांव में हुआ, तो 1936 का जो सम्मेलन है वो गांव में हुआ, फैजाबाद में, इलाहाबाद के पास, अयोध्या के पास। तो यहाँ जो आज बाद में अयोध्या बन गया, तो ये फैजाबाद जो जिला है, यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन को गांव में बुलाया गया। गांव में बुलाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि भारत में कांग्रेस की सदस्यता को बढ़ाने के लिए तेजी से दो लोगों की जरूरत थी। एक थी कृषकों की और एक थी मजदूरों की। अगर ये कांग्रेस को बड़ी संख्या में ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी। तो इसका उद्देश्य कांग्रेस को थोड़ा सा टिल्ट करने के लिए, कांग्रेस को टिल्ट करने के लिए किसकी तरफ, कमजोर वर्ग की तरफ कांग्रेस को टिल्ट करने के लिए। कांग्रेस पे जो जो आरोप लगा था कि कांग्रेस एक एलीट लोगों की पार्टी है, वो एलीट लोगों के कहने पे चलती है, और शायद कांग्रेस ही एलीट लोगों के साथ काम करेगी बाद में आज़ाद होकर के। तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस भारत के अंदर ही, मतलब अपने देश के अंदर ही कांग्रेस विदेशी होती जा रही थी। तो कांग्रेस ने अपने आप को टिल्ट किया 1936 में, और वो भारत के किसानों और मजदूरों के साथ जुड़ने का उसने निश्चय कर लिया। कांग्रेस के मजदूर, उनके साथ जुड़ने का उसने निश्चय कर लिया। जब ये निश्चय हो गया तो 1936 का कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वो गांव में बुलाया गया। तो इससे कृषकों को बड़ा अच्छा लगा। दूसरा, इस अधिवेशन में जो भाषण देने वाले थे उनमें जयप्रकाश नारायण सबसे प्रमुख समाजवादी नेता थे, जयप्रकाश नारायण। इसके अलावा मीनू मसानी भी थे, मीनू मसानी थे। और नेहरू जी ने खुद यहां पर, JL नेहरू ने खुद इस अधिवेशन में जाकर के एक ऐसी बात कही कि वह कांग्रेस को कांग्रेस के आम लोगों की संस्था मानते हैं। जब वो नेहरू ये कह रहे थे कि कांग्रेस के आम लोगों की संस्था है, तो इस बात को लेकर के जेपी को, जयप्रकाश नारायण को भी ये लगने लगा कि कांग्रेस अपने एल्टीट्यूड को नीचे ला रही है और आम लोगों के साथ घुल मिल रही है कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस की पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा हुआ, बहुत इजाफा हुआ।
और इसी घटना से ठीक पहले 1935 का अधिनियम आया था, और 1935 के अधिनियम में ये आ गया था कि अब यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे, प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे। तो 1937 में 1937 में जो सेंट्रल इलेक्शन हुए और प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में कांग्रेस की लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस ने 1930 के बाद से ही अपनी नीतियों को समाजवाद की ओर जोड़ने का काम कर दिया था। और समाजवाद वो है जहां किसानों, गरीबों और निम्न वर्ग के लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है ना, उनको बड़ा महत्व दिया जाता है। तो जब उनको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि कांग्रेस में जो काम करने वाले लोग हैं वे हम लोग ही हैं, आम लोग हैं, और कांग्रेस हमारे अंदर अजनबी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को बनाने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। तो उनको लगता था कि कांग्रेस को बनाने वाले अंग्रेज हैं तो शायद ये एलीट लोगों के लिए काम करती है, कुलीन लोगों के लिए काम करती है। लेकिन कांग्रेस पर जो आरोप लगा था एलीट लोगों के लिए काम करती है, वो आरोप समाप्त हो गया कि कांग्रेस केवल एलीट की पार्टी नहीं है। ये आरोप लगा था, वो आरोप हट गया, और यही कारण हुआ कि कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी संख्या में जनमानस जुड़ गया। ये जयप्रकाश नारायण को बड़ा अच्छा लगा कि जयप्रकाश नारायण की बड़ी जीत थी। जयप्रकाश नारायण की बड़ी जीत थी, उनको लगा कि कांग्रेस में उन्होंने एक नया समाजवाद की लहर को जोड़ दिया है। और जब 1937 के इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में कांग्रेस के इस परफॉर्मेंस को देख करके सबको लगने लगा कि ये बात सही है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मार्क्सवाद कहीं एंट्री लेता है तो वो किन परिस्थितियों में हिंसक हो जाएगा ये कोई कह नहीं सकता है। तो यहाँ समाजवाद तो आ गया और समाजवाद तेजी से काम भी करने लगा। इन्होंने 1934 में ही कांग्रेस के अंदर ही एक दल बना दिया था, 1934 में ही। वो था कांग्रेस का समाजवादी दल, जैसा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो कांग्रेस के अंदर इन्होंने जो पार्टी बना दी वो कांग्रेस की ही ऐसे लोगों की पार्टी थी जो समाजवादी थे, ये क्लियर है। तो वापस आने के बाद जेपी क्या हो गए? मूल रूप से समाजवादी या मार्क्सवाद की ओर ज़्यादा मुड़ गए, ठीक है। और इससे पहले जब गए थे तब वो पूर्णतः गांधीवादी थे। देखिए, जब हम विचार पढ़ते हैं तो गांधीवाद इस कोने पर नजर आता है और समाजवाद और मार्क्सवाद इस कोने पर नजर आता है। मार्क्सवाद जितना कट्टर है, गांधीवाद उतना ही उदार है। तो गांधीवाद उदारता की ओर झुका हुआ है, मार्क्सवाद कट्टरता की ओर झुका हुआ है। दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, दोनों में बहुत सारा अंतर है। तो उसको आप समझिए, इस पूरे के पूरे अंतर को, है ना, ताकि आप लोगों को वैचारिकी स्पष्ट हो। यहां मैं थोड़ी सी वैचारिकी आपके साथ शेयर भी करता जा रहा हूं। तो ये कांग्रेस में 1937 तक की स्थिति थी। और 1946 के आसपास जब भारत में यह तय हो गया कि भारत में बहुत जल्दी हमको आज़ादी का स्वाद मिलने वाला है, आज़ादी का आनंद आने वाला है, उस आनंद को देखते हुए भारत में कुछ पार्टियां सक्रिय हुई। जैसे समाजवादियों के जो एम एन रॉय थे, कट्टर समाजवादी, उनका यह कहना था कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, गोरे अंग्रेज, तो हो सकता है कि भारत में काले अंग्रेजों का शासन हो जाए। उनका यह कहना था कि भारत का उच्च वर्ग जो बहुत सीमित है वो पूरे भारत पर शासन कर सकता है, और ये चीज़ डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं है, और समाजवाद के लिए तो किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं है ये सारी चीज़, क्योंकि समाजवाद इस चीज़ में विश्वास करता ही नहीं है। हम शिफ्टिंग ऑफ पावर, जैसे मार्क्सवादी उस समय कहा करते थे, इन 1947 में देयर वाज ए जस्ट शिफ्टिंग ऑफ पावर, कुछ नहीं है, ये शिफ्टिंग ऑफ पावर है और कुछ नहीं है, ऐसी बातें किया करते थे। शिफ्टिंग ऑफ पावर है, कुछ नहीं है। पहले कोई सफ़ेद अंग्रेज शासन करते थे, अब काले अंग्रेज शासन करेंगे, तो उनको ऐसा लगता था। जब भारत की आज़ादी का प्रोग्राम तैयार हुआ तो उसी समय एक कार्यक्रम और लेके आए जेपी, उसको कहते थे सर्वोदय। सर्वोदय योजना भारत में प्रस्तुत करने वाले जेपी ही थे। अब प्रश्न ये है कि जेपी के पास सर्वोदय का विचार आया कहाँ से? जेपी के पास सर्वोदय का विचार आया कहाँ से? तो यहाँ आप थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों को समझ लीजिए कि सर्वोदय का विचार मूलतः जेपी का नहीं है। यहाँ पर जेपी फिर से किसकी ओर मुड़ने लगे? गांधीवाद की ओर, क्योंकि 1900 अपने जीवन का जो प्रारंभिक चरण था 1920 से जब इन्होंने शुरू किया जेपी ने, तो वो उस समय तो गांधीवादी रहे। फिर जब वहाँ से वापस आए अध्ययन करके तो वो मार्क्सवादी लोकतंत्र या मार्क्सवादी समाजवाद की ओर बातें करने लगे। लेकिन जब उनको लगा कि मार्क्सवादी समाजवाद में कहीं ना कहीं हिंसा व्यापक रूप से यूज की जाती है, तो उन्होंने उससे धीरे धीरे अपने आप को अलग करने का निश्चय लिया और धीरे धीरे वो अपने आप को उससे
अलग होने लगे, और जब उससे अलग हुए तो एक आदर्शवाद की ओर वो मुड़ गए। और जब व्यक्ति आदर्शवाद तलाशता है तो उसको गांधी की याद आती है। जब भी व्यक्ति आदर्शवाद तलाशेगा इस देश में, तब तब गांधी की प्रासंगिकता बनी रहेगी। Whenever we will want to create an utopian system, we want to set a utopian system or the idealistic system in society, in economy, in any aspect, we should have follow महात्मा गांधी। जब भी आदर्शवाद की ओर हम लोग मुड़ना चाहते हैं तो गांधी हमेशा ही लोगों के साथ आ जाते हैं, और फिर से जैसे ही ये आदर्शवाद की ओर बात मुड़े, गांधीवाद इनके जीवन में प्रासंगिक हो गया। जब भी आप कोई निबंध लिखेंगे गांधी की प्रासंगिकता, गांधीवाद की प्रासंगिकता पर, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि गांधी की प्रासंगिकता केवल इसीलिए बनी हुई है क्योंकि गांधीवाद कभी भी बदल नहीं सकता है, क्योंकि गांधीवाद में आदर्शवाद इतनी चरम सीमा पर है कि जब भी आप आदर्शवाद की ओर मुड़ेंगे गांधीवाद से टकरा जाएंगे। तो गांधीवाद की प्रासंगिकता सदैव बनी रहती है, उसकी रेलेवेंसी रहती है। अब चलते हैं सर्वोदय की तरफ। सर्वोदय के विचार को मैं गांधी से क्यों जोड़ रहा हूं वो मैं आपको अब समझाता हूं। देखिए, महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में, और वो वहां पर अब्दुल्ला कंपनी के वकील बन के वहां पर गए थे, जहां उन्होंने देखा कि भारतीयों के साउथ अफ्रीका में ब्रिटेन की सरकार, जो ब्रिटानिया हुकूमत थी, वो बहुत जातियां करती थी उनके साथ। तो जो बहुत सारी जातियां करती थी उनके साथ गलत व्यवहार करती थी, इस कारण से उन्होंने साउथ अफ्रीका से ही अपना सत्याग्रह प्रारंभ किया और वहीं उन्होंने समानता के लिए बात करनी शुरू की। तो महात्मा गांधी के जीवन का जो सत्याग्रह का समय था वो वहीं से शुरू होता है, साउथ अफ्रीका से। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में एक जर्नी कर रहे थे। वो यात्रा उनके जीवन की बहुत प्रमुख यात्रा है। महात्मा गांधी ने इसके बारे में कई जगहों पर लिखा भी है कि महात्मा गांधी डरबन से नेटाल जा रहे थे, डरबन से ट्रेन से नेटाल जा रहे थे साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में डरबन से नेटाल की ओर जा रहे थे तो उससे लगभग 7 दिन पहले महात्मा गांधी को उनके एक मित्र हुआ करते थे, पोलाक। तो जो पोलाक महात्मा गांधी के मित्र थे, उन्होंने एक पुस्तक दी थी उनको पढ़ने के लिए। वो पुस्तक का नाम था अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट ये पुस्तक का नाम था। इसको हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, लेकिन अनटू द लास्ट पुस्तक का नाम था, और इस पुस्तक को लिखा था जॉन रस्किन ने। जॉन रस्किन ने इसको लिखा था। यहां पर कुछ लोग रस्किन बॉन्ड को भी समझ लेते हैं, रस्किन बॉन्ड नहीं है। रस्किन बॉन्ड महात्मा गांधी के बाद आए, वो खुद महात्मा गांधी को पसंद करते थे, लेकिन जॉन रस्किन वो हैं जो महात्मा गांधी से पहले के थे, है ना। तो जॉन रस्किन की किताब थी अनटू द लास्ट, उसे महात्मा गांधी ने पढ़ा और महात्मा गांधी इस किताब से बड़ा इंस्पायर हुए। महात्मा गांधी इस किताब से बड़ा इंस्पायर हुए। तो जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन की जो बुक पढ़ी अनटू द लास्ट, इस किताब के बाद महात्मा गांधी ने इसका एक ट्रांसलेशन करना शुरू किया, एंड ही ट्रांसलेटेड दिस इनटू गुजराती। उन्होंने गुजराती में इसका ट्रांसलेशन किया और उसका नाम रखा उन्होंने सर्वोदय, है ना। ये इस सर्वोदय से पहले इनके विचार जो थे अनटू द लास्ट के, वो गांधी जी ने अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में प्रकाशित करवाए थे सबसे पहले। तो अनटू द लास्ट से जो उन्होंने विचार निकाले थे, वो सारे के सारे विचार सबसे पहले उन्होंने कहाँ प्रकाशित करवाए? अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में। और जब इंडियन ओपिनियन में वो फिर उसको जब कंप्लीट हो गया तो उसका शीर्षक उन्होंने क्या रखा? सर्वोदय। तो महात्मा गांधी ने, ये कहा जाता है कि जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट का गुजराती अनुवाद सर्वोदय शीर्षक या टाइटल के नाम से किया। तो इट वाज द आइडिया ऑफ सर्वोदय adopted by Mahatma Gandhi from the idea prescribed and defined by John Ruskin through his book Unto the Last। तो एक्चुअली में हम लोगों के लिए या गांधी के लिए अनटू द लास्ट ही वो सोर्स है जहां से उनको ये विचार मिला। अब हम इस विचार पर बात करेंगे, फिर इस विचार को बहुत ज़्यादा प्रस्फुटित करने वाले, बहुत ज़्यादा फैलाने वाले जेपी पर जाएंगे। जेपी के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं।
आप लोग जानते हैं कि सर्वोदय का मतलब क्या है, और सर्वोदय को देने वाले, विचार को देने वाले गांधी हैं। और गांधीवाद के अगेंस्ट में इस देश में एक व्यवस्था धीरे धीरे चल रही थी जिसको कहते थे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवादी व्यवस्था भी गांधीवाद के अगेंस्ट में चल रही थी और साथ साथ दोनों चल रहे थे। तो जो गांधी थे उनके राष्ट्रवाद का मतलब और है, और बाकी लोगों के कट्टर राष्ट्रवादियों का विचार अलग था। सर्वोदय के गांधी के इसी विचार को सबसे जब पहले अपनाया जयप्रकाश नारायण ने। कि जयप्रकाश नारायण थे तो हार्डकोर गांधीवादी। तो जयप्रकाश नारायण ने यह कहा कि इस देश के विकास का जो सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है वो सर्वोदय हो सकता है, इसलिए हमको सर्वोदय को अपनाना चाहिए, इसी मॉडल को अपनाना चाहिए। लेकिन सर्वोदय मॉडल अपनाया नहीं गया इस देश में, क्योंकि समस्याएं थी। जब हम आज़ाद हुए तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास थी भी और नहीं भी थी। उसका कारण ये था कि ना तो हम पूर्णतः समाजवाद की ओर मुड़ सकते थे, ना पूर्णतः या उसकी ओर राष्ट्रवाद की ओर मुड़ सकते थे। ना तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को समाजवादी बना सकते थे पूर्ण रूप से, ना पूर्ण रूप से उसको पूंजीवादी बना सकते थे। तो हम लोगों ने इसके मिले जुले स्वरूप को अपनाया है। तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारी व्यवस्थाएं वो मिले जुले स्वरूप में पाई जाती हैं, एकीकृत स्वरूप में नहीं पाई जाती हैं, मिले जुले स्वरूप में पाई जाती हैं। चाहे हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम धीरे धीरे इस विचार का पहले मैं अर्थ बता दूं। शाब्दिक अर्थ होता है सभी लोगों का विकास, सभी लोगों का विकास, यानी सभी को साथ लेने की अवधारणा सर्वोदय है। और यहां सभी का मतलब सभी धर्म, सभी जातियां, सभी वर्ग, सब कुछ शामिल हो जाएगा। ये सब उसमें इंक्लूड हो जाते हैं अगर हम उसकी बात करेंगे तो। इसी विचार को दूसरे फॉर्म में आजकल आपने देखा होगा चलता है, जिसको कहते हैं अंत्योदय, है ना। तो अंत्योदय, और इसको हम पहले आपको समझा दें। अंत्योदय और सर्वोदय, अंत्योदय और सर्वोदय। देखिए, अगर हम शाब्दिक रूप से देखेंगे तो इनमें क्या डिफरेंस है। अंत्योदय का मतलब है अंत तक के लोगों का विकास, और इसका मतलब होता है सभी लोगों का विकास, सभी लोगों का विकास। तो केवल शाब्दिक अर्थ है। अगर यहां पर लोग बैठे हैं इस क्रम में, तो हम अंत तक तभी पहुंचेंगे जब हम प्रारंभ से शुरू करेंगे और अंत तक बैठेंगे। इसका मतलब अंत तक होता है, अंत के लोगों का नहीं होता है। अंत तक होता है, अंत तक के लोगों का, अंत के लोग, केवल अंत के लोगों का नहीं है। और ये इसी क्रम में जाएंगे, सभी का विकास, अंत तक पहुंचना ही पहुंचना है। और इसी आइडियोलॉजी को यहां देखेंगे तो वह भी सेम नजर आती है, सभी लोगों का विकास। तो उसके तो शब्द में ही छुपा हुआ है कि सभी लोगों को लेकर चलेंगे, अंत के ही लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, विचारों में कोई अंतर नहीं है, अंत तक के व्यक्ति का भला हो या सभी का भला हो, दोनों का आउटपुट है वो एक ही निकल के आएगा। लेकिन मूल बात आउटपुट की नहीं है, मूल बात यहाँ वैचारिकी की है। एक विचार गांधी के साथ जुड़ गया, वो था सर्वोदय। एक विचार गांधी के साथ जुड़ गया, वो था सर्वोदय। और गांधी से ही इस विचार को सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने करवाया? जयप्रकाश ने। और जयप्रकाश का इन्वॉल्वमेंट किसके साथ रहा? कांग्रेस के साथ रहा, समाजवाद के साथ रहा, इन सबके साथ जयप्रकाश का इन्वॉल्वमेंट रहा। तो ये विचार देखिएगा कि जब भारत में राष्ट्रवादी विचारा बहुत तेजी से आगे बढ़ी, तो उसमें हिंदू महासभा, आरएसएस जैसी सांस्कृतिक पार्टियां बनी। उन्होंने इस विचार को फिर इसलिए नहीं माना केवल क्योंकि ये विचार गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था। क्योंकि वैचारिकी में हम लोग उस व्यक्ति की सभी चीज़ों को अपनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वरना जो लोग ये कहते हैं ना कि उसको हमने कॉपी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उन्होंने सबका विकास करने के लिए अपना खुद का शब्द ईजाद किया, और दीनदयाल ने इस शब्द को दिया था। आज ये शब्द राष्ट्रवादी पार्टियों में यूज किया जाता है, और ये समाजवादी पार्टियों में, यानी कि सेंट्रिस्ट केंद्रीय पार्टियों में भी यूज किया जाता है। तो ये विचार किससे जुड़ा? दीनदयाल उपाध्याय से। दीनदयाल
उपाध्याय जी से जुड़ा, तो ये इनसे जुड़ा, ये गांधी जी से जुड़ा। इसलिए इस कांग्रेस पार्टी के साथ सर्वोदय का विचार चला गया और बीजेपी जैसी पार्टियों के साथ क्या चला गया, अंत्योदय का विचार चला गया। इसलिए आज कोई भी पार्टी बीजेपी से संबंधित होगा या राष्ट्रवादी शिवसेना से संबंधित होगा या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से होगा, कोई भी ऐसी पार्टी से संबंधित होगा, तो उसके लिए जिस शब्द को यूज करना है वो अंत्योदय है। और अगर कोई केंद्रीय पार्टियों से जुड़ा है, मतलब सेंट्रिस्ट पार्टियों से जुड़ा है या कांग्रेस से जुड़ा है, तो उसके लिए कौन सा विचार होगा, सर्वोदय। तो विचारों में शाब्दिक अंतर है, परिणामिक कोई भी अंतर नहीं है, दोनों में एक जैसे ही परिणाम निकलेंगे, सबके भले के लिए दोनों बात करते हैं। तो यहाँ पर इस विचार को सबसे ज़्यादा प्रकाशित किसने करवाया, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर किसने करवाया, जयप्रकाश नारायण ने। और जयप्रकाश इस देश के बड़े समाजवादी नेता के रूप में उभरने लगे, लेकिन उन्होंने अपने समाजवाद में मार्क्सवाद को कम करना शुरू कर दिया। ऐसा कहते हैं कि 1930 में जब जयप्रकाश आए तो उनके अंदर मार्क्सवाद कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने अपने समाजवाद से मार्क्सवादी प्रभाव को धीरे 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 करके खत्म कर दिया। और जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अंदर के मार्क्सवादी को धीरे धीरे करके मार दिया और आदर्शवाद की ओर वो आने लगे। कहते हैं कि वे गांधीवाद से प्रभावित हुए और अंत तक गांधीवाद से ही प्रभावित रहे। कुछ समय तक उन पर मार्क्सवाद का प्रभाव व्यापक रूप से देखा गया, लेकिन ये प्रभाव भी बहुत लंबे समय तक उन पर नहीं रहा। धीरे धीरे करके उनसे ये प्रभाव भी मार्क्सवाद का हट गया और फिर वे गांधीवाद के साथ ही अंततः जुड़ गए। तो जेपी की जो अब हम आगे चलते हैं। जब देश में पहला चुनाव हो रहा था, अब देखिए धीरे धीरे जेपी इतने समाजवादी हुए कि वे कांग्रेस के विरोध पर उतर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्णतः समाजवादियों के साथ न्याय नहीं करती है, समाजवादियों को न्याय चाहिए और वो न्याय उनको कांग्रेस नहीं दे सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक पार्टी की स्थापना की जिसको क्या कहते थे, समाजवादी पार्टी, है ना। उन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की क्योंकि देश में जो पहला चुनाव था वो 1951-52 में हो रहा था और उस चुनाव में बड़े बड़े नेता काम कर रहे थे। ऐसे ही नेताओं में से एक जेपी थे जिनकी अपनी खुद की बहुत पॉपुलैरिटी थी और जेपी ने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की जेपी ने जब सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की तो उसके अलावा उसी समय कृपलानी ने एक और पार्टी बनाई जिसका नाम था प्रजा सोशलिस्ट, प्रजा प्रसक पार्टी। ऐसी हर नेता को जिसको ये लगता था कि मैं नेहरू के साथ चुनाव लड़ूंगा और मेरे को भी बहुत सारी सीटें मिलेंगी, मैं भी उतना ही पॉपुलर हूं, तो हो सकता है कि मैं अपनी सरकार बना लूं। किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि दलीय प्रणाली तो अपनी आ ही चुकी थी। लेकिन इस पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली नहीं, ये दोनों पार्टियां असफल हो गई। इसलिए अगले इलेक्शन में जेपी ने इस पार्टी को मर्ज कर दिया पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में इसको मर्ज कर दिया उन्होंने। तो जेपी ने जो पार्टी बनाई वो सफल नहीं हुई, उसको बहुत कम सीटें, आई थिंक 12 सीटें उनको मिली लोकसभा में, तो उससे तो कुछ होने वाला था नहीं। फिर उन्होंने अगले चुनाव में कृपलानी के साथ मिलकर के अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। तो वो बाद में कांग्रेस से भी नाराज होकर के अपने अलग समाजवादी माहौल में काम करने लगे इस देश में। और जो समाजवादी माहौल में काम करता है उसकी विशेषता ये होती है कि वो देश की गरीब जनता से जुड़ता है। और जेपी आते भी बिहार से ही है ना, वे आते भी बिहार से ही है जेपी। क्योंकि जेपी गांधीवादी रहे और 1942 में जब महात्मा गांधी ने वो चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो जेपी ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और उसी दौरान वो अरेस्ट भी हुए थे और हजारीबाग जेल में रहे थे, जो भी झारखंड में आती है, पहले बिहार में आती थी। तो उस जेल में वो बंद भी रहे, हजारीबाग जेल में, और जेल से भागे भी, फिर दोबारा से पकड़े गए। फिर 1946 में वो रिहा हुए कि जेल से भागे एक बार, फिर दोबारा से पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए। और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के लिए अंडरग्राउंड रह करके काम करने का निश्चय किया। तो उस समय महात्मा गांधी से इतने ज़्यादा प्रभावित फिर से होने लगे थे। तो यहाँ वो पहले से ही पॉपुलैरिटी पा चुके थे जेपी। तो जेपी की पॉपुलैरिटी पहले से इतनी हो चुकी थी कि जेपी के लिए किसी भी क्षेत्र में आम लोगों के बीच में काम करना सबसे ज़्यादा आनंदमय था। तो आज़ादी के बाद 1950 के बाद जेपी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर
ऐसा लगता था कि लोग जहाँ जहाँ तक गरीब हैं, आम लोग रहते हैं, उनका सरकार के साथ कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है, वे केवल वोट डालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन लोगों के विकास के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया जेपी ने। जेपी जब ये काम कर ही रहे थे उस समय कांग्रेस में कुछ हलचल हुई, वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कांग्रेस में एक हलचल हुई, पहले थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं हुआ क्या था, आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हम केवल जेपी के कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं, फिर उनके विचार, जो राजनीतिक विचार हैं उनको हम समझेंगे। अभी हम केवल उनको समझ रहे हैं कि वो क्या क्या उन्होंने किया है। देखिए 1962 में यहां पर चुनाव हुए थे देश में, ये देश के तीसरे चुनाव थे, थर्ड जनरल इलेक्शन थे, और तीसरे जनरल इलेक्शन में नेहरू जी को 361 सीट मिली थी और वो पीएम बने थे। लेकिन आपको पता है 27 मई को 1964 में नेहरू की डेथ हो गई। जब नेहरू की डेथ हो गई तो उसके बाद शास्त्री जी को पीएम बनाया गया, शास्त्री जी पीएम बने, और शास्त्री जी की भी डेथ 10 जनवरी 1966 को हो गई। लेकिन जब शास्त्री जी पीएम बने और नेहरू जी पीएम थे 1962 के बाद से, तो उस समय जगह जगह पे जो जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे थे वो जेपी चला रहे थे, और जेपी की और कुछ लोगों को लगता था कि जेपी अभी भी मार्क्सवादी है, और देश में मार्क्सवादी विचार चल ही रहा था तेजी से। लेकिन जेपी ने अपने कट्टर मार्क्सवाद को तो बहुत पहले ही त्याग दिया, बहुत कम समय के लिए उन पर प्रभावी रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इस देश में मार्क्सवाद नहीं था, तेजी से मार्क्सवाद बढ़ा इस देश में, और वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल जो भी पार्टियां उस समय थी मार्क्सवाद से प्रभावित, उन्होंने अपने आप को उग्र करना शुरू कर दिया। जब जब कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल की मान्यताओं के अनुरूप लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचारों को स्थापित करना चाहता है, तब तक तो वह सही है। जब जब व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके को त्याग देते हैं कि हमको लोकतांत्रिक तरीके से कोई लेना देना है ही नहीं है, हम किसी दूसरे तरीके से काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हमको कुछ भी लेना देना है ही नहीं, तो फिर वो हिंसा पर उतर सकते हैं, कोई और तरीके को अपना सकते हैं, वो कि अच्छा नहीं होगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। तो 1967 में फिर इंदिरा गांधी को पीएम बनाया गया। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली। इंदिरा गांधी ने जब उन्होंने शपथ ली तो उस समय देश की स्थिति इतनी गंभीर थी कि देश में गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, ठीक ऊपर से नक्सलवाद तेजी से पनप रहा था, मतलब शुरू होने ही वाला था। नक्सलवादी विचार आ चुके थे, लेकिन अभी नक्सलवाद नाम नहीं आया है, क्योंकि नक्सलवाद नाम 1967 में आया है। जैसे ही बनी 67 में, 67 तक वो यहाँ तक पहुँच गई, और यहाँ तक पहुँच गई तो पूरा देश का जो, अब चूंकि 62 में इलेक्शन हो चुके थे, तो इलेक्शन कब होने हैं, 67 में होने हैं, तो इलेक्शन का भी समय नज़दीक आ रहा था, 67 में इलेक्शन भी होने थे। ऐसी ही स्थिति में इलेक्शन जब हो रहे थे तो कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली। 1967 के इलेक्शन में पूरे विदेश के मीडिया ने यह कहा कि भारत की स्थिति बहुत गंभीर है, भारत में कभी भी जन विद्रोह हो सकता है, भुखमरी फैल सकती है, ऐसी स्थितियां थी। लेकिन फिर भी जो चुनाव हुआ और उनकी बात सही सिद्ध हुई, कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिली, 283 सीट कांग्रेस को कम से कम मिल गई। लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बन गई, सरकार बन गई, लेकिन उस सरकार पूर्ण रूप से काम कर पाती, इससे पहले बहुत सारी जगहों पर घटनाएं घटने लगी। जैसे कि नक्सलवादी घटना घट चुकी थी, कहां पर, बिहार, जो दार्जिलिंग के नक्सलवाड़ी गांव में कुछ किसानों ने लेकर जमींदारों को मार दिया। तो इस तरह से समाजवादी आंदोलन का उग्र रूप धारण हो गया यहां पर। और जेपी आप जानते हैं कि मार्क्सवादी रह चुके थे बहुत अल्प समय के लिए, लेकिन वो हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे, आदर्शवाद की ओर ज्यादा मुड़े हुए थे वो, है ना। तो जेपी को बड़ा दुख हो रहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये सारा काम हो रहा है। और उसी दौरान 1969 में देश में राजनीति में स्प्लिट हुआ, कांग्रेस में स्प्लिट हुआ, एक कांग्रेस ओ हो गई और एक कांग्रेस आर हो गई। जो कांग्रेस आर है वो इंदिरा गांधी की थी, और ये कांग्रेस है, ये ओल्ड गार्ड कहते थे इसको, यानी कांग्रेस के जितने भी पुराने लोग थे उन्होंने मिलकर बना ली। ये कांग्रेस में विभाजन हुआ, और जब ये विभाजन हुआ तो इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट में अपना बहुमत खो दिया था, बहुमत उन्होंने खो दिया। इतने लोग उनके साथ नहीं थे, तो उनको जरूरत थी कि उनको कोई सपोर्ट करे,
और उसी समय इंदिरा गांधी का सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किससे सपोर्ट वापस लिया? सीपीआई। सीपीआई क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, रेडिकल पार्टी है। ऐसी पार्टी का सपोर्ट लिया है आपने जो पार्टी नक्सलवाद को दबे छुपे कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करती है, मतलब बिहाइंड द कर्टन कैसे भी करके हो, लेकिन उसके लिए नक्सलवाद उतना बुरा नहीं है जितना बाकी लोगों के लिए बुरा है, उतना बुरा नहीं है उसके लिए। तो कहते थे कि इस पार्टी का आपने समर्थन ले लिया, ये तो पूरे बंगाल में फैला ही रहे हैं, पूरे दार्जिलिंग वगैरह में चल ही रहा है नक्सलवाद, उधर केरला में भी सरकारें बन गई कम्युनिस्ट पार्टी की, तो उन्होंने इनका समर्थन ले लिया। चूंकि वो इनका समर्थन लेने के पीछे बहुत सारी रणनीति थी। वो ये चाहती थी कि अपने आप को मैं बड़ा समाजवादी नेता इस देश का दिखाऊं, ताकि मैं इस देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका सपोर्ट अपने साथ ले पाऊं। क्योंकि उन्होंने पता है कि 283 सीट से लेकर के वो बहुत लगभग 45 सीटों पर उन्होंने समर्थन प्राप्त किया था इनका। इसलिए इंदिरा गांधी बहुत ठोस कदम नहीं उठा पा रही थी किसके खिलाफ? बढ़ते हुए नक्सलवाद के खिलाफ। और यहां पर नक्सलवादी घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि ये वो समय था जब देश की राजनीति में 1967 से लेकर 1971 तक नक्सलवादी घटनाओं ने सबसे ज्यादा हिंसाएं फैलाई। हिंसाओं का दौर आ गया। स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलेजों में, किसी भी संगठन में लोग ये अपनी क्या कहते हैं, अतिवादी घटनाओं को बहुत तेजी से करने लगे। और चूंकि उनको लगता था कि केंद्र की सरकार के साथ हमारा समर्थन है, तो केंद्र की सरकार भी इस समय पंगु, वो हमसे हमारे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं कर पाएगी। और इन सारी घटनाओं से केंद्र की सरकार भी सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण चूंकि गांधीवादी थे, तो उनको लगता था कि ये सारी चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, आदर्शवाद को कमजोर करती हैं। इसलिए उन्होंने 1970 से ही इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और 1972 तक पूरे पूर्वी भारत में जहां जहां ये घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थी, उन घटनाओं के खिलाफ उन्होंने नक्सलवादियों को समझाने का, नक्सलवादियों को सुधारने के लिए व्यापक आंदोलन उन्होंने चलाए। और उनके आंदोलन धीरे धीरे करके बहुत पॉपुलर भी हो गए। और इस कारण से उन्होंने नक्सलवादियों को शांत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय गुजारा। हालांकि ये इसलिए भी शांत हो गए थे कि 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को फिर से अच्छा बहुमत मिला था, 353 सीट का, और इसी बहुमत के आधार पर उन्होंने देश के नक्सलवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। और इसी कारण से नक्सलवादी धीरे धीरे करके सिमट गए। और जयप्रकाश नारायण वैचारिक रूप से उनको समाप्त कर ही रहे थे धीरे धीरे करके। तो जयप्रकाश नारायण का समय 1967 से 1971 तक उसी क्षेत्र में गुजरा और उसी क्षेत्र में उन्होंने काम किया नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए, गांधीवाद की ओर मोड़ने के लिए। और उसी समय देश में एक बड़ी समस्या चल रही थी सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में और कुछ अन्य क्षेत्रों में। वो थी इस देश की सबसे बड़ी समस्या, डेकॉइट समस्या। डेकॉइट समस्या यानी डाकुओं की समस्या। और डाकुओं की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र था? चंबल क्षेत्र था, जहां जिसे बागियों का गढ़ कहा जाता है। वहां बड़ी संख्या में, देखिए दो घटनाएं, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि नक्सलवाड़ क्षेत्र में गरीब किसानों ने जमींदारों को मार करके अपने अधिकारों को बराबर करने की, अपने अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश की। वहां भी हिंसा का यूज किया। जो चंबल का क्षेत्र था, उस चंबल के क्षेत्र में लोगों ने न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और अपने साथ हुई जातियों का बदला लेने के लिए अपने आप को बागी बनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ बड़ी संख्या में बागियों का, जिन्हें डाकू सामान्य भाषा में कहते हैं, लोकल लोग वहाँ पर उनको बागी कहना पसंद करते हैं। उसका मूल कारण यह है कि बागी न्याय के विरुद्ध नहीं जाता है, जिसने उसके साथ अन्याय किया है वह उसी से बदला लेता है, बस उसी बदले, रिवेंज के लिए ऐसा करता है। लेकिन व्यक्ति बनता तो पहले बागी है, लेकिन बागी बना कैसे रहेगा? उसने तो बदला अपना ले लिया है। क्या बदला लेने के बाद वो सरेंडर करता है? नहीं करेगा। अगर सरेंडर करता है तो निश्चित ही वो बागी है। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, अपनी उसी व्यवस्था को उसने अपने लिए व्यवसाय के रूप में अपना लिया, या उसी व्यवस्था को उसने कंटिन्यू करना लगा, तो वो धीरे धीरे उसमें कुछ अनियमितताएं और अनैतिकताएं भी आ जाती हैं, जो आगे चल के ऐसा लगता है कि सभी बागी एक जैसे नहीं रहे हैं, है ना। तो उस समस्या के कारण से वहां भी वर्ग भेद है, वहां भी संघर्ष चल रहा है। क्योंकि उनका संघर्ष लगभग समाप्त होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था नक्सलवादियों का। तो 1970
1972 से लेकर के 1973 तक जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित होकर के चंबल में लगभग 400 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण किया। तो ये था उनका रोल कि उन्होंने डाकुओं को समर्पण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि वे गांधीवाद को स्थापित करना चाहते थे, आदर्शवाद को स्थापित करना चाहते थे। जब जब आप आदर्शवाद की ओर मुड़ेंगे तो आपको जितना भी विरोध है उसको शांत करना पड़ेगा, चाहे विरोध नक्सलवादियों के रूप में हो, चाहे विरोध चंबल के डाकुओं के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस क्षेत्र में ये कार्य शुरू किया है। अब यहाँ से उनका किसी के खिलाफ उन्होंने आदर्शवाद को इतना परम रूप में स्वीकार किया, उन्होंने आदर्शवाद को, कि आप देखिए इस देश की एक बड़ी नेता इंदिरा गांधी, जिसे वो इंदू कहा करते थे बचपन में, और उसको उन्होंने अपनी गोद में भी खिलाया है इंदू को। वही इंदू जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाने का निर्णय लिया, 25 जून 1975 ये करने का निर्णय लिया। क्योंकि जयप्रकाश नारायण आज़ादी के बाद भी उन्होंने मना किया था कि मैं किसी पद पर नहीं रहूंगा, कोई मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। वे चाहते थे कि हम विकासवादी और वैचारिक रूप से लोगों को सहायता प्रदान करें। तो वो राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और इस पर वो आजीवन बने भी रहे। उन्होंने कभी राजनीति में इस प्रकार का भाग नहीं लिया। तो जब इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को लोग तलाश रहे थे। और उस समय जयप्रकाश नारायण क्या थे कि स्वास्थ्य के कारण से राजनीति से संन्यास लेकर के आराम कर रहे थे। लेकिन उस समय बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे गुजरात में फीस वृद्धि आंदोलन, फीस वृद्धि के विरुद्ध छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया गुजरात में। तो गुजरात का जो आंदोलन था उस समय बहुत सारे स्टूडेंट भारत के मध्य भारत से भी और पूर्वी भारत से भी निकले और उन्हीं स्टूडेंटों की एक बड़ी फौज तैयार हुई जो जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानती थी। आदर्श मानने के साथ साथ जयप्रकाश नारायण के विचारों को भी अपनाना चाहते थे। उनमें एक थे लालू प्रसाद, जो अभी भी हैं, एक थे मुलायम सिंह। ये सब अपने आप को पिछड़ों का नेता कहते थे। एक थे चंद्रशेखर, अब नहीं है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर। और एक थे पासवान जी। तो आप देखेंगे ध्यान से कि इस देश में जयप्रकाश नारायण के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जयप्रकाश नारायण के विचारों को पूरा करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू किया। जयप्रकाश नारायण, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानते थे। और जयप्रकाश नारायण का किसी भी क्षेत्र में बोलना बहुत प्रभावी माना जाता था क्योंकि वो किसी पद की राजनीति करते नहीं थे। इन सभी के आग्रह पर जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी का विरोध करने के लिए एक रैली बुलाई, इमरजेंसी का विरोध करने के लिए। और उस रैली में लाखों लोग इकट्ठे हुए, जहां उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता को दोहराया जिसकी लाइन ये आती है कि अब सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिए, सिंहासन शब्द अपने आप में डिक्टेटरशिप को दर्शाता है क्योंकि सिंहासन पर राजा बैठता है ना। और अगर जनता सिंहासन के पीछे पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। और जहां डेमोक्रेसी मजबूत होती है वहां आदर्शवाद आ जाता है। तो वो आदर्शवाद को स्थापित करने के लिए उन्होंने ये नारा कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण कोई आम आदमी तो थे नहीं, है ना। इस कारण से उनके इस स्टेटमेंट का प्रभाव, ये उन्होंने अपील की अपने इस भाषण में, जो अवेलेबल है आप सुन सकते हैं। उन्होंने सबसे अपील की, पुलिस से, इनसे, सभी लोगों से, कि सरकार की मदद ना करें क्योंकि सरकार बहुत मनमानी कर रही है, जनता के अधिकारों का दमन कर रही है। और जयप्रकाश नारायण के इन्हीं विचारों ने, भाषण ने सब लोगों को उद्वेलित कर दिया। जब लोग उद्वेलित हो गए तो 26 जून की सुबह इस देश के बड़े नेताओं को 1975 में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। और चूंकि इनका स्वास्थ्य खराब था तो इनको एक उसमें रखा गया, हाउस अरेस्ट करके रखा गया, लेकिन वो अरेस्ट हो गए जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी इंदिरा गांधी के द्वारा अरेस्ट किए गए। और ये कहते हैं कि इस देश में एक राजनीति का काला अध्याय शुरू हुआ जहां लोगों के अधिकार खत्म कर दिए गए,
लोगों की स्वतंत्रताएं खत्म कर दी गई और अनेक ऐसे विचारों को स्थापित कर दिया गया जिनका इस देश की राजनीति से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। यानी लोकतंत्र तो लोगों ने कहते हैं कि उसको एक खूंटे पर टांग दिया गया। लोकतंत्र नाम की चीज़ें तो धीरे धीरे करके समाप्त ही होने लगी। तो ये वो समय था। और जयप्रकाश नारायण, अब जयप्रकाश नारायण जब आज़ाद हुए 76 में उनको छोड़ दिया गया स्वास्थ्य के कारणों से। तो जब छोड़ दिया गया जयप्रकाश नारायण को, उसके बाद देश में चुनाव हुए। 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव की घोषणा हुई। चूंकि इमरजेंसी के कारण से कांग्रेस के खिलाफ लोगों में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी को भी नहीं कहेंगे, इसको एंटी इनकम्बेंसी इसलिए कहेंगे कि बहुत लंबे समय से शासन करते चले जा रहे थे। लोगों में द्वेष भरा हुआ था। 1977 का चुनाव लड़ने के लिए जयप्रकाश नारायण ने ही कई पार्टियों को मिला करके एक क्या बनाई, समाजवादी दल बनाया, संयुक्त समाजवादी दल बनाया और उसका नाम रखा जनता पार्टी। तो जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई जिसमें उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को भी मिला दिया और जो लोकल पार्टियां थी जो कांग्रेस से त्रस्त होकर के जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था उनको भी मिला दिया। जगजीवन राम की पार्टी थी उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया। और ऐसे सारी पार्टियों को जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, अल्टीमेटली इंदिरा कांग्रेस के खिलाफ थी, उन सब को मिला करके जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक पार्टी बनी और उस पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा 1977 का और बड़ा ऐतिहासिक चुनाव हुआ इस देश में। लोगों ने सोचा नहीं था कि जो कांग्रेस हमेशा ही इतने सारे मतों से आगे रहती थी, इतने सारे सीटों के साथ, कांग्रेस को केवल 154 सीट मिली और 295 सीटें मिली किसको, जनता पार्टी को। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 295 सीटें मिली और सरकार बनी इस देश में, जनता पार्टी की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और इसी सरकार को कहते हैं हम लोग जनता सरकार। और इस जनता सरकार के जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई। लेकिन बहुत समय तक पीएम नहीं रह पाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर काम करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि लंबे समय तक इसलिए नहीं रह पाए कि उसमें बहुत सारी पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। राष्ट्रवादी पार्टी की भी इसमें समर्थन है, लोकदल का भी इसमें समर्थन है और जनता पार्टी तो इसमें है ही, कृषक पार्टी का भी समर्थन है। तो सब पार्टी, बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन एक करके सरकार बनी थी। उसी गठबंधन सरकार को जनता सरकार या जनता पार्टी की सरकार कहा जाता था। और ये सरकार 1978 में उस समय गिर गई, 1979 में उस समय गिर गई जब इस पार्टी से चौधरी चरण सिंह ने अपने लोकदल का समर्थन वापस ले लिया और उस कारण से फिर चौधरी चरण सिंह को पीएम बनाया गया कांग्रेस के सपोर्ट से। लेकिन कांग्रेस ने बहुत जल्दी समर्थन वापस ले लिया और नए इलेक्शन की घोषणा हो गई 1980 में। तो जो जनता पार्टी बनी, अब 1980 तक हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन उससे पहले रुकिए आप। जब 1979 में ये सब चल रहा था, हलचल चल रही थी, उसी समय 8 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई जयप्रकाश नारायण की। अपने जन्म दिवस से 3 दिन पहले उनकी डेथ हो गई 1979 में। और जैसे उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो गठबंधन उन्होंने तैयार किया था कांग्रेस के खिलाफ, वो और ज़्यादा बिखरने लगा। और उनके जाने के बाद कोई भी वैचारिक आधार या आदर्श या निर्देश देने वाला लोगों को नहीं बचा, जिस कारण से 1980 के इलेक्शन में जनता पार्टी की स्थिति बहुत गंभीर हुई और जनता पार्टी किसी भी रैंक पर नहीं आ पाई और जनता पार्टी अपनी सरकार फिर कभी नहीं बनाई। जनता पार्टी फिर बिखर गई, पूरी जनता पार्टी बिखर गई। उसमें बहुत सारी पार्टियां मिली हुई थी, तो सारी पार्टियां बिखर गई। उसमें से एक पार्टी मिली हुई थी जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। जनसंघ उसी समय अलग हुआ जनता पार्टी से और उस समय जनसंघ को अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व प्रदान करते थे। और जैसे ही जनसंघ अलग हुआ तो जो जनसंघ है उसने अपना एक नया फॉर्म ले लिया 6 अप्रैल को। 1980 में यही जनसंघ बन गया भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। यहां से बीजेपी का उदय हो गया 1980 में, है ना। और 1979 में जेपी की डेथ हो गई। जेपी की डेथ के कुछ ही महीनों के बाद ये हुआ। और ये
जनता पार्टी के बिखराव का ही नतीजा था। बिखराव जेपी की डेथ का नतीजा था, क्योंकि उनको कोई भी जोड़ने वाला व्यक्ति नहीं बचा जो सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रख सकता, जो जोड़ के नहीं रख सकता था। इस कारण से ये सब, तो ये था जेपी का आंदोलन। तो जेपी की जो लाइफ है, उस लाइफ को हम कई हिस्सों में बांट के देख सकते हैं। जैसे जेपी का समाजवाद है। जेपी के समाजवाद की बात करते हैं तो जेपी ने इस वास्तविक समाजवाद और जो हिंसक समाजवाद है उससे दूर जाकर के समाजवाद की बात की है। वे अपने समाजवाद को वैचारिकी आधार प्रदान करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये केवल सामाजिक विकास का ही आधार नहीं है, उत्पादन के साधनों पर ही वो नहीं है, ये लोगों के हृदय में आना चाहिए समाजवाद। क्योंकि समाजवाद थोपा नहीं जा सकता है, समाजवाद लोगों के अंदर बनाया जा सकता है। हम लोगों को समाजवादी बना सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति से कह करके जबरन समाजवाद को लागू नहीं करवा सकते। ये जो जबरन समाजवाद होगा, फोर्सफुल जो सोशलिज्म होगा, ये इतने अच्छे परिणाम हमको नहीं देगा। ये जयप्रकाश नारायण का कहना था, और उनकी बात जहाँ तक है वो बहुत ज़्यादा कई हद तक सही भी थी कि वो इतना ज़्यादा उनके लिए प्रभावशाली नहीं होगा समाजवाद। ठीक है। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने जो बात करी, अभी हम सबको एक एक करके समझेंगे। सर्वोदय की, सर्वोदय का विचार मैंने आपको थोड़ा समझाने की बात की, इसको डिटेल में भी बात करेंगे अपने वीडियो में कि सर्वोदय कहाँ से आई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के लिए क्या चाहते थे और क्या देना चाहते थे सर्वोदय को, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण का राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद तो हम लोग समझ ही रहे हैं अच्छे से आधुनिक भारत में, लेकिन जयप्रकाश नारायण अपने आप को कैसा राष्ट्रवादी मानते थे? क्या वो राष्ट्रवाद को हर कीमत पर प्राप्त करना चाहते थे? क्या उनके लिए ये एक किसी धर्म का राष्ट्र बनाना ही राष्ट्रवाद है? तो ऐसे विचारों को उन्होंने कभी भी समर्थन नहीं दिया है। जयप्रकाश नारायण ने वो ऐसे विचारों के समर्थन में कभी भी नहीं रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण के राष्ट्रवाद के अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते थे। वो जो कहते थे कि समाजवाद लाने के लिए हमको हिंसा नहीं करनी। मार्क्सवादी समाजवाद में ये है कि आप हिंसा करो और समाजवाद की स्थापना कर लो, लेकिन जेपी जी कहते थे कि इसके लिए अपन को हिंसा करने की जरूरत नहीं है, समाजवादी लोकतांत्रिक ढंग से आना चाहिए। यानी वो बात वही है कि वे लोगों को कैसा समाजवादी बनाना चाहते थे जिनके अंदर समाजवाद। समाजवाद का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हम किसी के अधिकारों का हनन करें। समाजवाद का मतलब ये होता है कि हम किसी भी प्रकार से इस देश के सर्वांगीण सर्वोदय के विचार को लेकर चलें। अगर हम सर्वोदय के विचार के पक्ष में हैं तो निश्चित ही हम लोग समाजशास्त्री हैं, समाजवादी हैं और समाजवादी का काम कर रहे हैं। तो सर्वोदय के विचार को अपने मूल में रख करके उन्होंने सारी विचारधाराएं बनाई हैं। और ये विचार उन्होंने किससे लिया था? महात्मा गांधी से लिया था। महात्मा गांधी ने ये विचार किससे सीखा था? ये भी आप अच्छे से जानते हैं। महात्मा गांधी ने ये विचार किससे लिया? महात्मा गांधी ने विचार अनटू द लास्ट बुक को लिया, जो किसकी थी? रस्किन बॉन्ड की थी। ठीक है। इसके अलावा आधुनिक लोकतंत्र को वो क्या रूप देना चाहते थे, आधुनिक लोकतंत्र कैसा था, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि आधुनिक लोकतंत्र के वो कितने पक्षधर थे। ठीक। इसके बाद उनके सर्वोदय के विचार पर भी बात करेंगे, जो अपन कर चुके हैं। तो अभी हमको उनके समाजवाद पर बात करनी है, तो हम करते हैं उनके समाजवाद का डिस्कशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। हम आपको थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश की है कि जयप्रकाश नारायण क्या थे और उनकी सोच लगभग किस तरह मुड़ी हुई थी। वो कब गांधीवादी थे, कब मार्क्सवादी थे, मार्क्सवाद से ज़्यादा गांधीवाद से प्रभावित रहे अपने जीवन में, लेकिन वो मार्क्सवाद से भी खूब प्रभावित रहे, और भारत की राजनीति में उनका क्या योगदान था, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम लोग इनके राजनीतिक विचारों को पढ़ेंगे, और आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे विचारों को, कि अगर हम किसी का बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो विचार समझ में आ जाते हैं कि कौन किसके साथ क्या कह सकता है और क्या कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, कीप स्टडिंग।